हेलो स्टूडेंट। एनटीए आईआईटी जेई मेंस पेपर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पेपर नंबर 10 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दे बेटा, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा और आपको उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे मैं एक्सप्लेन करूंगा। किसी क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका और मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं। इसके अलावा इससे एक बेनिफिट होगा कि अगर आप किसी टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हो तो उसको रिवाइज करने का भी ये बेस्ट मेथड है। तो देखिएगा इस वीडियो लेक्चर का मतलब जो पेपर है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डिस्प्ले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आपको ये कंपाउंड गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, फर्स्ट ऑप्शन यह है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि जो भी आपका सिस्टम है वो सिस्टम जो है उसके अंदर रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन होना कंपलसरी है और रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर पॉसिबल है और रिंग पर भी होता है। तो यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट है मतलब आपके जितने भी ऑप्शन है सभी में डबल बॉन्ड है, अर्थात जीआई इन एल्किन के बारे में डिस्कस करना चाहता है। अब आता है सेकंड। तो ध्यान दें, सेकंड और इसकी जो असेंशियल कंडीशन यह है कि आपका जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है उस पर जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट है वो डिफरेंट होने चाहिए, अर्थात ईच sp2 कार्बन कंटेन बोथ सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट इन नेचर। अर्थात आपका जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है उस पर लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए तो ही वो जीआई करेगा, अदरवाइज वो जीआई नहीं करेगा। जैसे सी डबल बॉन्ड सी ए बी। ध्यान दे, एक ही कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, एक ही कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो इसका मतलब यहाँ पर जीआई हो जाएगी। सी डबल बॉन्ड सी ए बी एक्स वाई, बिल्कुल यहाँ पर भी जीआई पॉसिबल है। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी ए एक्स, बिल्कुल यहाँ पर भी जीआई पॉसिबल है। बट अगर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए और यहाँ पर ए, तो आप देखो एक ही कार्बन पे लगे हुए दो ग्रुप सेम है तो यहाँ पर जीआई पॉसिबल नहीं है। तो बताओ इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर जीआई आपका पॉसिबल होगा। तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन में इस कार्बन पे लगे हुए बोथ ग्रुप डिफरेंट है बट इस कार्बन पर बोथ सब्स्टिट्यूएंट सेम है, इसलिए यहाँ पर जीआई पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन 2 में देखिएगा इस कार्बन पे लगे हुए बोथ ग्रुप सेम है, इस कार्बन पे लगे हुए भी बोथ ग्रुप सेम है, इसलिए यहाँ पर भी जीआई पॉसिबल नहीं है। थर्ड ऑप्शन में देखिएगा ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस पर हाइड्रोजन ब्रोमीन है, इस पर हाइड्रोजन और क्लोरीन है, बिल्कुल यहाँ पर जीआई पॉसिबल है और इसके 2 आइसोमर्स बनेंगे। कैसे बनेंगे देखिएगा, सी डबल बॉन्ड सी एच सी एल एच और बी आर, बोथ हाइड्रोजन अगर सेम साइड होंगे तो उस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, सिस। अगर आपके बोथ हाइड्रोजन इन अपोजिट डायरेक्शन होंगे तो उस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, ट्रांस। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, चूज फ्रॉम द आइडेंटिकल प्रोटॉन्स द वन दैट इज मोस्ट एसिडिक। आपको ये गिवन है, इसको लेबल किया हुआ है, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो प्रोटॉन है वो मोस्ट एसिडिक का पार्ट है। एक ये प्रोटॉन है, एक ये, एक ये और एक ये। तो आप जरा देखिएगा, अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट नंबर वाले की तो सबसे फर्स्ट नंबर वाला तो आपका सी डबल बॉन्ड एल्डिहाइड का ग्रुप है, अर्थात ये एल्डिहाइड वाला ग्रुप है और ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं हो सकता। बात करें नंबर 2 की तो अगर नंबर 2 पर हम एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करने पर यहाँ पर माइनस आएगा, अर्थात रिंग के ऊपर माइनस है। हालांकि इसको स्टेबिलिटी है रिंग के ऊपर माइनस की, और साथ में इधर आपके पास इस पर CHO ग्रुप लगा हुआ है और इसके ऑर्थो पोजीशन पर है। यहाँ इसको एडवांटेज भी है
बट इसको रेजोनेंस की एडवांटेज नहीं है, ओनली -I की एडवांटेज है। नंबर 3, अगर नंबर 3 में मैं बात करूं तो आप ज़रा देखिएगा, नंबर 3 वाला जो है उसमें इस कार्बन पे नेगेटिव लगेगा और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। यहाँ पर जो नेगेटिव लगेगा ये रेजोनेंस के अंदर तो है, बट ये 2 डिग्री कार्ब एनाइन है। और अगर मैं नंबर 4 की बात करूं तो नंबर 4 के अंदर यहाँ से CH2 माइनस आएगा, ये आपके 1 डिग्री है और रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो ज़रा देखो, 4 नंबर वाला हाइड्रोजन तो है वो यहाँ से रिमूव पॉसिबल नहीं है। 3 नंबर वाला हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, उससे इस पर CHO पर इसको -I मिल रहा है। नंबर 2 वाले में भी रेजोनेंस हो रहा है, मतलब 3 नंबर के कार्बन हाइड्रोजन पर, और नंबर 4 नंबर के हाइड्रोजन पर भी रेजोनेंस हो रहा है। तो ये दोनों मोर स्टेबल होंगे, ये लीस्ट स्टेबल होंगे। बट इसमें से ये 2 डिग्री का पार्ट है, ये 1 डिग्री का पार्ट है। तो 2 डिग्री और 1 डिग्री में से आपके जो 1 डिग्री है उस कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी मोर है। तो कहने का मतलब यह है कि 4 नंबर के हाइड्रोजन से जो आपका जो हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ से जो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा वो हाईली स्टेबल होगा। तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये जो कॉन्जुगेटेड बेस बन रहा है वो मोर स्टेबल है। अगर वो मोर स्टेबल है तो मोर H+ आयन भी क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा D नंबर 4। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए पेट्रोलियम फ्रैक्शन हैविंग बॉइलिंग पॉइंट रेंज 70 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कंटेनिंग 6 से 10 कार्बन एटम पर मोलिक्यूल इज कॉल्ड। अर्थात एक पेट्रोलियम केमिकल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 70 से 200 है, उसमें कार्बन 6 से 10 है, उस मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं। तो ये तो आपका डायरेक्ट रिमेनिंग पॉइंट है, तो इसको आपको डायरेक्ट लर्न करना है। क्या वो नेचुरल गैस होगी? नहीं। क्या गैस ऑयल होगा? नहीं। इसको हम गैसोलीन बोलते हैं, जो कि हाईली इनफ्लेमेबल है, अर्थात ये एक पेट्रोलियम पदार्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा C। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि द मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेड इन द रिएक्शन इज। ये रिएक्शन आपको गिवन है, इसके अंदर आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। अर्थात ये रिंग है, इस पर आइसोप्रोपाइल और मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, कंसर्टेड HNO3 के साथ और कंसर्टेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे। आपको पता है इट इज द पार्ट ऑफ नाइट्रेशन रिएक्शन, और नाइट्रेशन रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो NO2 नाइट्रोनियम आयन होता है, जिसके अंदर कंसर्टेड H2SO4 तो ब्रोंस्टेट एसिड की तरह बिहेव करता है, जबकि कंसर्टेड HNO3 ब्रोंस्टेट बेस की तरह बिहेव करता है। अब हमें यहाँ पर डिसाइड करना है कि आपका जो NO2 ग्रुप लगेगा वो किस ग्रुप के रेस्पेक्ट में होगा। तो इसके लिए मैं देखिएगा, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको पता है ये ESR रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? ESR। और ESR रिएक्शन हमेशा उस कंडीशन पर होगा जब रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होगी। तो आप देखिएगा ये रिंग है, इस पर यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और इसके डाउन साइड में मिथाइल ग्रुप है। अब आप देखो एल्काइल ग्रुप का कभी भी मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होता। तो ध्यान दें, अगर 2 आपके एक्टिवेटर्स ग्रुप होते हैं तो उनमें से हमेशा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स ग्रुप के अकॉर्डिंग आपका इनकमिंग ग्रुप को ऐड किया जाता है। तो ये कंडीशन कौन सी है वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूं। व्हेन बोथ एक्टिवेटर्स, अगर दोनों ग्रुप आपके एक्टिवेटर्स होते हैं तो ऐसी कंडीशन पर आपका जो इनकमिंग ग्रुप है वो होगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटर्स ग्रुप। आपके जो स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटर्स ग्रुप होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। तो अब आप देखो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स कौन सा है। तो हमें पता है कि यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट तो नहीं होगा, बट यहाँ पर बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अब हमें यहाँ डिसाइड करना है कि किसका हाइपर कॉन्जुगेशन मोर है। तो आप जरा देखिएगा, मिथाइल में यहाँ पर कार्बन के साथ में 1 2 3, तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और जबकि यहाँ पर इस कार्बन के साथ में ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन है।
अब आपको पता है अगर मोर अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी क्या होगा, मोर होगा। तो यहाँ पर क्या है, मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, तो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज इन रिंग। ये रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर इंक्रीज करेगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, मोर रिएक्टिव होगा। अर्थात यहाँ पर रिएक्टिविटी जो होगी अकॉर्डिंग टू मिथाइल होगी, न कि आइसोप्रोपाइल के अकॉर्डिंग होगी। अर्थात आपका जो इनकमिंग ग्रुप है वो इस मिथाइल के ऑर्थो पोजीशन पर आकर ऐड होगा। तो इसका मतलब इनकमिंग ग्रुप या तो यहाँ पर ऐड होगा या यहाँ पर ऐड होगा। तो बताइएगा इसका कौन सा आंसर राइट है। तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन में आपका NO2 ग्रुप है वो आइसोप्रोपाइल के अकॉर्डिंग है, जो कि रॉन्ग। सेकंड के अंदर आपका NO2 ग्रुप मिथाइल के अकॉर्डिंग है, जो कि राइट। थर्ड में आपको रॉन्ग है क्योंकि उन्होंने मिथाइल को ही NO2 से रिप्लेस कर दिया, जो पॉसिबल नहीं है। फोर्थ वाला भी आपका रॉन्ग है क्योंकि ये तो ESR है, तो रिंग के अंदर एडिशन मतलब सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रिंग के बाहर नहीं। तो आपका डी ऑप्शन भी रॉन्ग है, सी ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एंड आर फीजिएबल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन फीजिएबल है। फर्स्ट में एल्किल हैलाइड है, इसका रिएक्शन सोडियम सोडियम एल्कोक्साइड के साथ किया है, ईथर का फॉर्मेशन है। सेकंड में भी ईथर का फॉर्मेशन है। तो ये आपके ईथर टॉपिक का क्वेश्चन है। अब आप जरा देखो यहाँ से ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, तो सबसे कॉमन रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है बेटा ये। और हमें पता है कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो होता है द पार्ट ऑफ NSR, और NSR में भी कौन सा पार्ट है, SN2 का पार्ट है। कैसे होता है रिएक्शन, इस रिएक्शन को मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। तो सबसे पहले होता है अल्कोहल, अल्कोहल का रिएक्शन किया जाता है NaOH के साथ। तो जैसे हम अल्कोहल का NaOH के साथ करेंगे सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा, और इस सोडियम एल्कोक्साइड का रिएक्शन जिसमें OR माइनस जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है और X यहाँ से लिविंग ग्रुप हट जाता है और ROR डिस ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और उसमें भी SN2 का पार्ट है। इसका मतलब यह है कि अगर ये SN2 है तो ये जो एल्किल हैलाइड है वो आपका लेस क्राउडेड होना चाहिए, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑफ SN2 इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक इंटेंस होता है। कहने का मतलब ये R आपका या तो 1 डिग्री होना चाहिए या फिर 2 डिग्री चलेगा, बट ये 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो बताओ इसमें से कौन सा रिएक्शन फीजिएबल है। तो देखिएगा जो आपका फर्स्ट रिएक्शन है उस फर्स्ट रिएक्शन में एल्किल हैलाइड आपका 1 डिग्री है, जबकि सेकंड के अंदर आपका एल्किल हैलाइड 3 डिग्री है। और हमें पता है कि 3 डिग्री के केस में कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं होता। इसका मतलब इसमें बी तो रॉन्ग है और फर्स्ट आप में इसका राइट है। तो फर्स्ट रिएक्शन आर द फीजिएबल, सेकेंड रिएक्शन फीजिएबल नहीं है क्योंकि ये SN2 है और 3 डिग्री हैलाइड की प्रेजेंस में कभी भी SN2 नहीं होता। 3 डिग्री हैलाइड की प्रेजेंस में हमेशा बेटा SN1 होता है। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ग्रेबिल सिंथेसिस इज यूज फ्रिक्वेंटली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विच। कहने का मतलब आपको बताना है कि ग्रेबिल सिंथेसिस रिएक्शन जो होता है वो किसके फॉर्मेशन का बेस्ट मेथड है। तो हमें पता है कि ग्रेबिल थैलेमाइड जो सिंथेसिस रिएक्शन है इज द बेस्ट प्रिपरेशन मेथड फॉर द प्राइमरी अमाइन। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, आपका फर्स्ट आंसर राइट है, प्राइमरी अमाइन। क्या होता है ग्रेबिल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो देखिएगा आपका सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ से मैंने लिया है थैलिक एसिड। तो ये थैलिक एसिड है, इस थैलिक एसिड का रिएक्शन करेंगे हम 2 मोल अमोनिया के साथ। तो यहाँ से अमोनियम थैलेट आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये अमोनियम थैलेट आयन का फॉर्मेशन हो गया।
और जब इसको हम यहाँ से स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, तो जैसे ही हम इसको यहाँ से स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, यहाँ से ये अमोनिया के फॉर्म में यहाँ से बाहर हो जाएगा और यहाँ से आपके पास थैलीइमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बन जाएगा थैलीइमाइड। अब आपके पास ये जो बना है, इसका रिएक्शन करेंगे हम KOH। ये बेस एसिड यहाँ से H2O वाटर रिमूव हो जाएगा और इससे पोटेशियम थैलीमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बन जाएगा। अब इसका रिएक्शन करेंगे हम यहाँ से एल्किल हैलाइड। इट इज द पार्ट SN2। ध्यान दे बेटा, ये भी SN2 का पार्ट है और इसके अंदर ये जो आपका R है वो 1 डिग्री ही होना चाहिए, क्योंकि SN2 की रिएक्टिविटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक कंटेंट होता है। तो ये R इस K को रिप्लेस कर देगा और यहाँ से एन एल्काइल थैलीमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बन जाएगा और इसका अब यहाँ से हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो इसका हाइड्रोलाइसिस हम एसिडिक, बेसिक, मीडियम में कर सकते हैं, बट बेस्ट यील्ड के लिए इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम हाइड्रोजन के साथ। तो जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यहाँ से हमें 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ग्रेविल थैलेमाइड सिंथेसिस जो रिएक्शन होता है वो 1 डिग्री अमाइन के फॉर्मेशन का बेस्ट मेथड होता है। इससे 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यह SN2 रिएक्शन है और SN2 रिएक्शन में अल्काइल ग्रुप लेस क्राउडेड अर्थात 1 डिग्री होना चाहिए। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एल्केनामाइन्स हैव द जनरल फॉर्मूला। हमें एल्केनामाइन का जनरल फॉर्मूला बताना है। तो सिंपल सी बात है कि एल्केनामाइन अमाइन्स आर द मोनो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो देखिएगा बेटा, मैंने ये हाइड्रोकार्बन्स लिया है। इस हाइड्रोकार्बन्स में एक हाइड्रोजन को रिमूव करके NH2 ऐड किया है। इसके वाया RNH2 एल्केनामाइन का फॉर्मेशन हुआ है। अब आपको बताना है इसका फॉर्मूला क्या है। तो देखिएगा, यहाँ पर ये हाइड्रोकार्बन है और वो भी कौन सा हाइड्रोकार्बन है, एल्केन। तो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। ये एल्केन का फॉर्मूला है, CnH2n+2। अब आप देखो, आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो ये हो जाएगा CnH2n+1। आपने एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया तो +2 की जगह कितना हो जाएगा बेटा, +1 हो जाएगा। और उसके साथ आपने क्या ऐड कर दिया, NH2 ग्रुप ऐड कर दिया। अब आप देखिएगा, आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव करके 2 हाइड्रोजन और ऐड किए। तो इसका मतलब इस 2 हाइड्रोजन को अगर 1 में मैं ऐड कर दूंगा तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताओ, CnH2n+3n। ये आपके एल्केनामाइन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो बताइएगा इसमें से कौन सा फॉर्मूला एल्केनामाइन का है। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपका रॉन्ग है, सेकेंड आपका राइट है। तो ध्यान दीजिएगा, एल्केनामाइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+3n। जैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं तो n की वैल्यू जैसे मैंने 2 पुट किया तो बताओ क्या हो जाएगा, C2 2 2 जा 4 4 5 6 7 n। ये आपका हो जाएगा। तो ध्यान दे, अगर हम 2 की वैल्यू n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। जैसे इसको एक्सप्लेन करूं तो क्या होगा, CH3 CH2 NH2। अब आप काउंट करो कितने कार्बन है, 2 तो कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7 और एक नाइट्रोजन है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एन एस्टर C4H8O2। एक कोई एस्टर है जिसका फॉर्मूला है C4H8O2। ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेसिव मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड followed by acidification give an alcohol B as the sole organic product
Alcohol B on oxidation with NaOCl followed by acidification give एसिटिक एसिड एस्टर AH। आपको बताना है इसमें एस्टर क्या है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सर एक एस्टर है C4H8O2। इस एस्टर का हमने रिएक्शन किया है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, तो इट इज द पार्ट ऑफ NaR। और यहाँ से इसको फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन भी किया है, और एसिडिफिकेशन करने से एक आपके पास ये A है और यहाँ से आपके पास एक अल्कोहल बना है, और जो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है वो B है। और कह रहा है कि ऑन ऑक्सीडेशन विद NaOL, ये जो अल्कोहल बना है उसका ऑक्सीडेशन किया है मैंने NaOCl के साथ, तो यहाँ से मेरे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो एसिडिक एसिड है, जिसका हमने एसिडिफिकेशन भी कर दिया। और आपको पता है इट इज द पार्ट ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन का पार्ट है। और इससे आपके पास एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बताना ए क्या है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आपके पास ये आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन है। अगर हेलोफॉर्म रिएक्शन है और यहाँ पर अल्कोहल है, तो ये जो अल्कोहल है ये अल्कोहल इसका पार्ट होना चाहिए, क्योंकि हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए OH जिस कार्बन पे लगा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में अर्थात बीटा मिथाइल ग्रुप होना कंपलसरी है, तो ही आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन होगा, अदरवाइज हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा। अब आप देखो, जब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन यहाँ पर होगा तो जो आपका बीटा अर्थात जिस पर आपका एसिडिक हाइड्रोजन है वो वाला पोर्शन तो आपके CHX3 अर्थात CHCl3 क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो रिमेनिंग पार्ट है आपका वो चेंज हो जाएगा सॉल्ट ऑफ एसिड में। तो अगर मैं यहाँ से इसको चेंज करता हूँ तो यहाँ से आपके पास सॉल्ट ऑफ एसिड अर्थात ये बन जाएगा। और जब इसका हम एसिडिफिकेशन करेंगे तो ये एसिडिफिकेशन से एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखो, उसने कहा है कि यहाँ से बनने वाला एसिड कौन सा है, एसिटिक एसिड, तो ये एसिटिक एसिड हो गया। अगर ये एसिटिक एसिड है तो कन्फर्म है इसके पास यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप होगा। अगर यह मिथाइल ग्रुप है तो कन्फर्म है यहाँ पर भी इसके साथ क्या होगा, मिथाइल होगा। तो कहने का मतलब आपके पास जो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है वो 2 डिग्री अल्कोहल है। अब सुने, एसिड और आपके एंड एसिड जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनका ग्रिग्नायर रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराने पर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल का ही फॉर्मेशन होता है बेटा, इनसे कभी भी 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होता। अब 2 डिग्री का फॉर्मेशन कब होगा, 3 डिग्री का फॉर्मेशन कब होगा, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर आपका जो भी एसिड और एसिड डेरिवेट अगर H मतलब H की फॉर्म में HC डबल बॉन्ड O और Z अगर इस फॉर्म में है तो बनने वाला अल्कोहल आपका 2 डिग्री होगा, और अगर ये इस फॉर्म में नहीं RC डबल बॉन्ड O और Z की फॉर्म में तो आपका ऑब्टेन होने वाला अल्कोहल 3 डिग्री होगा। तो इसका मतलब अगर वो 2 डिग्री अल्कोहल है तो इस H की फॉर्म में होना चाहिए, अर्थात वो फॉर्मिक फॉर्म में होना चाहिए, तो वो फॉर्मिक एस्टर होना चाहिए, क्योंकि उसने साफ साफ बोला एस्टर है, तो इसका मतलब जो एस्टर होगा वो कौन सी फॉर्म में होगा, फॉर्मिक एस्टर की फॉर्म में। तो ये हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर तो H होगा, C डबल बॉन्ड O होगा। अब रिमेनिंग आपके जो भी कार्बन होंगे वो इसके साथ यहाँ पर होंगे, तो ये फॉर्म आपके पास होनी चाहिए। तो बताइएगा जो आपको एस्टर गिवन है वो एस्टर इस फॉर्म में होना चाहिए। तो बताओ इसमें कौन सा आंसर आपका राइट है। तो देखिएगा, फर्स्ट ए भी हो सकता है, बी तो रॉन्ग है, सी भी हो सकता है क्योंकि ये भी फॉर्मिक की फॉर्म में, और डी भी आपका रॉन्ग है। अब आपको डिसाइड करना है कि ए और सी में से कौन सा आंसर राइट है। तो अब आप जरा देखो, ए और अगर सी में से हम बात करेंगे तो कौन सा आंसर राइट होगा। तो इसके लिए मैं आपको इसको मतलब इस अल्कोहल का फॉर्मेशन ऑब्टेन करके देखता हूँ। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन ले रहा हूँ तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिएगा HC डबल बॉन्ड O और C और C। सबसे फर्स्ट हम मिथाइल के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड में रिएक्शन करेंगे, तो ये मिथाइल यहाँ हो जाएगा और ये अल्कोहल में कन्वर्ट मतलब ये आपका कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पूरा ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट आपके पास जो बनेगा वो बनेगा HC डबल बॉन्ड O और CH3। क्या बन जाएगा बेटा,
ये क्या बना बताओ, CH3 डबल बॉन्ड O एसिटेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जो एसिटेल्डिहाइड बना है, इस एसिटेल्डिहाइड पर अगेन हम मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन करेंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसके वाया CH3 CH CH3OH, ये 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? फर्स्ट आंसर आपका राइट है। तो ध्यान दे, इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, प्रोपीन ऑन रिएक्शन विद हाइपोक्लोरस एसिड गिव। आपका रिएक्शन है कि प्रोपीन का रिएक्शन हाइपोक्लोरस एसिड के साथ कराने पर क्या बनेगा। तो ध्यान दे बेटा, यह है प्रोपीन और इसका रिएक्शन करेंगे हाइपोक्लोरस एसिड अर्थात HOCl के साथ। एल्कीन पर HOCl अर्थात ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और नॉन क्लासिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग होगी और अकॉर्डिंग टू मार्कोनियोव रूल अर्थात यहाँ पर MKW रूल का फॉलो होगा। और मार्कोनियोव रूल ने कहा था कि आपका जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा मोर क्राउडेड कार्बन पर जाकर ऐड होगा। HOCl में अगर हम बात करें तो OH माइनस और Cl प्लस होगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से लेस है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। अब आप देखो, अकॉर्डिंग टू मार्कोनियोव की बात करें तो यहाँ से 2 टाइप के कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। एक कैटाइन ये होगा और आपका एक कैटाइन ये होगा। ये आपका मोर स्टेबल कैटाइन है। अगर ये मोर स्टेबल कैटाइन है तो इसका फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब जो आपका Cl प्लस है वो सबसे बाहर वाले आउटर कार्बन पर अटैक करेगा, इसके वाया ये कार्ब कैटाइन बन जाएगा। अर्थात जब ये इस पर अटैक करेगा तो यहाँ से CCCl और प्लस का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस पर न्यूक्लियोफाइल OH माइनस अटैक करेगा तो CCOH और Cl, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब आप बताइएगा इसमें कौन सा ऐसा है जिस प्रोडक्ट का मतलब इसका आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द स्ट्रक्चर ऑफ B3N3H6 इज एज फॉलो। अर्थात ये B3N3H6 का स्ट्रक्चर है जिसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। तो ध्यान दे बेटा, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ B3N3H4X2 अर्थात डाई डेरिवेट कैन बी डिराइव्ड द बेसिक स्ट्रक्चर बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम। इसके अंदर हमें 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके इसकी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने, तो बताओ इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है। तो इसके डाई डेरिवेट, तो हमें पता है कि जो बेंजीन होती है उस बेंजीन के डाई अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें तो 3 होते हैं, जिसमें एक ऑर्थो, एक मेटा और एक पैरा होता है। तो यहाँ पर भी एटलीस्ट 3 तो होंगे, बट हम इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देखते हैं। तो देखिएगा B, यहाँ पर N, यहाँ पर N, यहाँ पर B, यहाँ पर भी B और यहाँ पर भी N है। हमें 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करना है, तो पहला हाइड्रोजन मैंने यहाँ से रिप्लेस किया और दूसरा N से रिप्लेस कर दिया। तो बताओ एक B से और एक N से रिप्लेस किया है, तो इसका मतलब कौन सी पोजीशन हो गई, ये 1 2 वाली हो गई ऑर्थो। अब हम लेते हैं नंबर 2, ऑर्थो के बाद में मेटा, B N N B B और N। और अब की बार हमने ये तो लिया है 1 पर और ये लिया हमने 3 पर, तो ये 1 3 पोजीशन हो गई और 1 3 का मतलब क्या हो गया बेटा, मेटा पोजीशन हो गई। तो ये आपका मेटा हो गया। बट आप जरा देखो, अभी जो मेटा पोजीशन पर एक्स है उसमें बोथ एक्स बोरोन से रिमूव हो रहे हैं, तो ये दोनों एक्स बोरोन के बजाय नाइट्रोजन से भी तो रिमूव हो सकते हैं, क्योंकि बोथ नाइट्रोजन, इसके अंदर तीनों नाइट्रोजन भी मेटा पोजीशन पर है और तीनों ब्रोमीन भी एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर है। इसका मतलब मेटा की यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटीज है, और वो पॉसिबिलिटीज है
कि बोथ हाइड्रोजन रिमूव बोरोन या बोथ हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम नाइट्रोजन। तो अभी यहाँ पर बोथ हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव हो रहे हैं, तो यहाँ पर रिमूव हो रहे हैं फ्रॉम बोरोन। और अब यहाँ पर कहाँ से होंगे, रिमूव फ्रॉम नाइट्रोजन से। तो एक को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, एक को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अभी भी आपके बोथ हाइड्रोजन जो है वो एक दूसरे के मेटा पोजीशन से रिमूव हुए हैं। अब आता है नंबर 3 पोजीशन। तो ये फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये सेकंड हो गई और एक थर्ड हो गई मेटा की। अब आता है नंबर 4 आइसोमर्स। नंबर 4 में हम क्या लेंगे, पैरा पोजीशन। तो नंबर 4 में आपके पास आ जाएगा पैरा पोजीशन। जबकि बेंजीन में केवल 3 होते हैं। इसका रीजन क्या है, क्योंकि बेंजीन के अंदर ऑल जो आपके हाइड्रोजन है वो एक ही एटम कार्बन पे लगे होते हैं, इसलिए वहाँ पर मेटा की 2 पॉसिबिलिटीज नहीं होती, केवल एक ही पॉसिबिलिटीज होती है। जबकि इनऑर्गेनिक बेंजीन में अल्टरनेटिव एटम सेम है, इसलिए यहाँ पर मेटा की 2 पॉसिबिलिटीज है। और ये कौन सी पोजीशन पर है, पैरा पर। एक मैं एक्स यहाँ पर रिमूव कर दूंगा, लगा दूंगा, एक एक्स यहाँ पे लगा दूंगा। अब आप देख लीजिएगा, किसी भी कंडीशन पे ले लीजिएगा 1,4 हमेशा एक बोरोन और एक नाइट्रोजन के साथ ही होगा। तो बताइएगा इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का फॉर्मेशन हुआ, 1 2 3 4। तो इसके 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, सी। इसी के साथ आपका ये NTA IIT JEE मेंस पेपर नंबर 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे।